Good morning, student. Myself VK Maurya. Today in class 12, we discuss how DNA nucleotides and nucleotides are formed. ठीक है ना। पिछले क्लासों में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि डीएनए या न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट होते हैं वे न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता था फॉस्फेट ग्रुप, या हम उसको कह सकते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट के बारे में हम प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं। हाउ दीज थ्री कंपोनेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स, किस प्रकार से ये तीनों कंपोनेंट आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट को बनाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट बनती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में हम देख सकते हैं कि पेंटोज शुगर का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था। अगर हम इसको वो माने, ऐसे ये माने और यहाँ पे ऐसे करें तो ये आपका पेंटोज शुगर बन जाता है। यहाँ पर OH EH ग्रुप है और ये H है, ये OH होगा और साथ ही साथ यहाँ पे फास्फोरिक ग्रुप लग जाता है। ये CH2OH होता है और यहाँ पर H होता है। तो इस प्रकार से ये होता है यहाँ पर, और जिसके बाद ये फास्फोरिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फोरिक ग्रुप है और यहाँ पर हम एक नाइट्रोजनस बेस को रखते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस रखा जाता है यहाँ पे वो इस प्रकार से होगा। नाइट्रोजन का जो नवा पार्ट होता है जिसको हम NH के नाम से जानते हैं, तो ये N हो गया और ये H हो गया, साथ जुड़े होते हैं सभी, और ये भी N है। और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर N होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये तीसरा पोजीशन है तो यहाँ पर N हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले ये नाइट्रोजनस बेस इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से मिलकर निकलता है, ऐसे लेकर इस पूरे पार्ट को। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से जो OH ग्रुप है इस H ग्रुप को लेकर निकलता है। तो यहाँ 7 मॉलिक्यूल CH2O के क्या होते हैं, रिमूव होते हैं।
और यहाँ से भी 1 मॉलिक्यूल्स H2O के क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि ये बन क्या जाता है। ऐसे हम इसको दिखा दें तो ये बन जाता है एक फास्फोरिक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ कंपाउंड, यानी ये P हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ CH2, और इससे जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है वो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड होगा, और ये ऐसे NH2 इससे लगा रहेगा, NH2 ग्रुप एमाइड, यहाँ पर VN होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप होगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, एक न्यूक्लियोटाइड का क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बन गया, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और ये फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट। तो ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और ये फास्फेट, जब तीनों आपस में जुड़े तो फास्फेट जिस बॉन्ड से जुड़ता है इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है यहाँ पर। और ये जो होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से जो बना वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन अब हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक DNA डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा होता है RNA जिसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर क्या होती हैं, कंपोज होकर उन्हीं से बनी होती हैं, और ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट की क्या होती है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। तो आगे हम देखने को मिलते हैं, अब हमारा टॉपिक होगा DNA स्ट्रक्चर, यानी DNA, यानी हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, DNA, या हम इसे कहेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो डीऑक्सी जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि DNA क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, और इस न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट के नाम से जानते हैं। तो DNA को सबसे पहले, DNA क्या है, DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ये क्या होती है, DNA is a
पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी फ्रीडरिच मिशलर के द्वारा। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? फ्रीडरिच मिशलर के द्वारा। तो हमें कह सकते हैं डीएनए as an acidic substance present in nucleus was first identified by फ्रीडरिच मिशलर। ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? फ्रीडरिच मिशलर ने इन 1869 में फ्रीडरिच मिशलर ने डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट सेल में। किस सेल्स में इसको डिस्कवर्ड किया था? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। इसको फ्रीडरिच मिशलर ने 1869 में डिस्कवर्ड किया था पस सेल से और इसको नाम दिया था, ही टर्म्ड देम। इनको नाम दिया था क्या? और इसको उन्होंने नाम दिया था जिसका नाम क्या था? न्यूक्लिन। इसको नाम देकर उन्होंने कहा था ये न्यूक्लिन सबस्टेंस होते हैं। बात समझ में? अब ये जो डीएनए है इसको फिर बाद में वाटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने इसके एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा को प्रोड्यूस किया और इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया कि जो डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है ये डबल हेलिक्स की बनी होती है और इसमें जो डबल हेलिक्स होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो डीएनए का टोटल स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाया गया या उसको देखा गया सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के द्वारा, वो वाटसन एंड क्रिक ने देखा था। इसके लिए इन्होंने लेबोरेटरी में स्टडी की और इनके इस वर्क के लिए इनको बाद में चलकर नोबेल प्राइज दिया गया था। इसी की वजह से तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको हम आज देखेंगे, उसके क्या साइलेंट फीचर होते हैं डीएनए के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो आइए आगे हम चलते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इस चीज़ को हम आज बताएंगे आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह एक प्रकार का एसिडिक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट के द्वारा बना होता है। डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया किसके द्वारा? फ्रीडरिच मिशलर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया 1869 में। और इसको फ्रीडरिच मिशलर ने पस सेल से डिस्कवर्ड किया था और इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। क्या नाम रखा गया? न्यूक्लिन। बाद में यही जो न्यूक्लिन या डीएनए एसिडिक सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को वेल आइडेंटिफाई रूप से स्टडी किया गया था 1953 में जेम्स वाटसन और ये क्रिक के द्वारा। उन्होंने जो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है उसका एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा के द्वारा ये पता लगाया था कि ये जो
न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए, वह डबल हेलिक्स के द्वारा बनी होती है और उनके द्वारा जो फेमस डीएनए स्ट्रक्चर का मॉडल रखा गया उसको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर कहा गया। और फिर जो वाटसन एंड क्रिक ने वाटसन एंड क्रिक ने अपना ये मॉडल दिया था इस डीएनए के स्ट्रक्चर का, वो 1953 में दिया गया था। इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने जब इसको एक्सरे एनालिसिस के बारे में इसके स्ट्रक्चर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसमें समथिंग स्पेशलिस्ट या स्पेशल काइंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर में? तो सबसे पहला इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है ना, ये इसमें बैकबोन जो होती है, बैकबोन के रूप में क्या होता है? शुगर होता है, शुगर एंड फॉस्फेट। phosphate as backbone of न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो बैकबोन बनाते हैं, जो चेन की श्रृंखला बनाते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? शुगर एंड फॉस्फेट होते हैं। और ये जो दोनों चेन्स होती हैं, तो ये जो दोनों चेन्स होती हैं, ये दोनों चेन्स क्या होती हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एंटी पैरेलल। ये चेन दोनों क्या होती हैं? एंटी पैरेलल। तो जो दोनों चेन्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, वो एक दूसरे से क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं। अगर वन चेन, इफ हम यहाँ कह सकते हैं इफ वन चेन रन 5 to 3 direction, then other chain run, तो दूसरी चेन्स डायरेक्शन, then other chain run 3 to 5 डायरेक्शन। ये दोनों चेन एक दूसरे के क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं। और फिर इसके बाद तीसरी चीज इन्होंने इसके साइलेंट फीचर में क्या आइडेंटिफाई किया था? द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेस होते हैं दोनों स्टैंड के बाद, हम यहाँ लिख सकते हैं द बेस इन टू स्टैंड are held together by hydrogen bond। ठीक है ना? तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती हैं, उसमें ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पेयर के बीच होती है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, वह नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन,
तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है थायामीन। तो ये चारों जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन जो बेस होता है हमेशा थायामीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि जो गुआनिन होता है वह साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ये एडेनिन किसका है? पिरिमिडीन का है। और ये गुआनिन किसका है? ये भी पिरिमिडीन बेस है। ये दोनों क्या है? प्यूरिन बेस है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? प्यूरिन। और ये जो दोनों हैं ये क्या कहलाएंगे? ये पिरिमिडीन बेस कहलाएंगे, पिरिमिडीन बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड टू थायामीन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while cytosine combined with guanine with triple hydrogen bonding। ठीक है, तो अब जो दोनों चेन की स्टैंड होती हैं वो राइट हैंडेड होती है। कैसी होती हैं? राइट हैंडेड। इनकी जो बेंडिंग होती है वो इस प्रकार से होती है कि राइट हैंडेड क्या होते हैं, मैनर में बेंडिंग होती हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड से द डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे ईच न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में बताया था कि जो वन न्यूक्लियोटाइड्स की डिस्टेंस होती है वो 3.4 nm या 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस प्रकार से 10 बेस पेयर जब होंगे तो एक टर्न में वन टर्न हैव 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस 3.4 होगी। तो जब 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वन टर्न में कितने हो जाएंगे? इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये इसके स्ट्रक्चर थे और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इस प्रकार से ये बेंडिंग होती रही और बाद में चलकर ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना जिसको कहा गया डीएनए स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोज दैट ये 5 to 3 इन डायरेक्शन में है, तो दूसरी चेन क्या होगी? यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरी चेन किस स्टैंड में होगी? दूसरी चेन जो होगी वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? ऐसे हम कह सकते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? थायामीन है। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन हो जाएगा। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन हो जाएगा। यहाँ थायामीन है तो यहाँ एडेनिन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की श्रृंखला लंबी होती जाती है और इस प्रकार से ये डीएनए के स्ट्रक्चर बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चारगाफ रूल्स को स्टडी करेंगे। तो चारगाफ रूल्स किस प्रकार से वर्क करता है, इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो उसमें अगले में हम चारगाफ रूल्स बताएंगे आपको। और तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार।